सबसे पहले तो मैं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के इस मंच को और आप सबको आदर के साथ प्रणाम करता हूं। नमस्कार। आज के इस बहुत ही गंभीर विचार विमर्श के कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह दलाल साहब, कार्यपालक निदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। मंच पर शोभित सम आदरणीय कमांडर पवन कुमार जी, क्षेत्रीय निदेशक केंद्रीय भंडारण निगम। समादरणीय श्री राकेश कुमार त्रिपाठी सर, कार्यपालक निदेशक NSIC राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम संस्था से जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हुडको के कार्यकारी निदेशक समादरणीय श्री राजीव शर्मा सर और वरिष्ठ महाप्रबंधक NSIC श्री सुबोध जायसवाल जी, अशोक जी सदस्य सचिव, अन्य सभी उपक्रमों से यहाँ पर उपस्थित वरिष्ठ अधिकारी, कार्यालय प्रमुख और मेरे मित्र राजभाषा अधिकारी और साथियों, मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेता हूँ राजभाषा विभाग का प्रतिनिधि होने के नाते। और आदरणीय सुबोध सर मुझे कह रहे थे कि शर्मा जी आप तो कॉमन हैं हर जगह, जैसे हिंदी भाषा जनभाषा है और वो कॉमन भाषा है सर, मैं भी वैसे ही एक कॉमन है ना आदमी की तरह यहाँ पे उपस्थित होता हूँ। सबके साथ, सबके विश्वास और सबके प्रयास से हिंदी का विकास, यही मूल मंत्र है हिंदी के विकास के लिए। और राजभाषा विभाग इसी भावना के साथ सभी केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों, कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, ट्रस्ट, सोसाइटीज़, ऑटोनोमस बॉडीज़ सभी के साथ जुड़ा हुआ है सर। और इस प्रयास में है, इस समन्वय करने की कोशिश में है कि हिंदी को सबका साथ मिले। का क्षेत्र में हो लोग, खा क्षेत्र में हो, गा क्षेत्र में हो, विदेशों में हो, सबका साथ पाने की कोशिश है, सबका विश्वास प्राप्त करने की कोशिश है हिंदी के विकास के लिए। और सबका प्रयास हो, सब अपने अपने स्तर पर हिंदी में बोलें, हिंदी में लिखें, हिंदी में अभिव्यक्ति करें, इसका प्रयास जारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है राष्ट्र के विकास के लिए, उसके कुछ अंश हिंदी के विकास के लिए मैंने आपके बीच रखे। इतने कम वर्षों में ये 92वां कार्यक्रम नराकास के द्वारा आयोजित किया गया और मैं समझता हूं कि सभी कार्यालय स्तंभ हैं, कुछ प्रमुख स्तंभ हैं, कुछ उनके साथ खड़े हुए दूसरे स्तंभ हैं और उनके सहारे राजभाषा के रूप में हिंदी के विकास का ये भवन खड़ा हो रहा है, सुंदर बन रहा है और अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा, ऐसा पक्का विश्वास है। मंच से जो आज यहाँ विचार प्रकट किए गए, जो बातें की गई, उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके मैं अपनी बात सर आपकी सहमति से आपके बीच रखना चाहता हूँ।
एक बात आप सभी ने नोटिस की होगी, संज्ञान में आया होगा जरूर, शब्द किसी के भी हों, लेकिन बात यह है कि हिंदी से सबको मोहब्बत है, अपनी भाषाओं से हम सबको मोहब्बत है। और कुछ चिंताएं भी जाहिर की। अगर मैं उन चिंताओं को इस तरह से रखूं कि जब हमें हिंदी से मोहब्बत है तो फिर गलबैयां अंग्रेजी के साथ क्यों डाली जा रही हैं, ये चिंताएं भी रही हैं कि भाई जिस भाषा में हम सपने देखते हैं, जिस भाषा को हम मोहब्बत करते हैं, उसी भाषा का व्यवहार किया जाए राष्ट्रीय स्तर पर खास तौर पे और राजकीय स्तर पर, जो हमारे प्रशासनिक कामकाज हैं संघ के। जब ब्रिगेडियर दलाल साहब ने एक बात कही तो वो मुझे बहुत हृदय तक छू गई और बड़ा, मैं कहता हूं, बहुत मार्मिक ये बात है कि भाई जब हुक्म पास करना है तो ऐसा हुक्म पास किया जाए कि जो लागू हो सके। ये लॉ का सिद्धांत भी है, न्याय का सिद्धांत भी यही है। तो दो बातें बहुत महत्वपूर्ण मुझे इसमें लगीं। हुक्म क्या है? हुक्म तो पास हो गया, यानी हुक्म, सिद्धांत, कानून, विधि, नियम, आदेश, जो भी आप कहें, संघ की राजभाषा हिंदी होगी। और चूंकि ये लागू होने लायक था, लागू होने लायक है, लागू होगा भी, इसलिए अब उसके कार्यान्वयन में, लागू होने में, उसके क्रियान्वयन में, इसलिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नाम है सर। विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति है जो हमारे विभागों में होती है। तो जब हुक्म और उसको लागू करने के बीच की जो स्थिति है, जब उसे समझने का मैं कोशिश कर रहा था वहां बैठकर, तो मुझे महान कवि, महाकाव्यकार जयशंकर प्रसाद जी की ये पंक्तियां याद आईं कि ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यही विडंबना है जीवन की। सर ने भी इसी ओर इशारा किया बहुत सहज और सरलतम शब्दों में कि भाई ये तो हुक्म है, अब इसे लागू करना है। तो लागू करना यानी क्रियान्वयन करना, क्रिया करना, एक्ट करना। भाषा की परिभाषा देते हुए, बल्कि आपसे परिभाषा लेते हुए, आदरणीय पवन सर ने जो कहा था उसकी ओर भी मेरा बहुत गहराई से ध्यान गया। भाषा के 4 कौशल माने जाते हैं। आप सब जानते हैं, मेरे मित्र राजभाषा अधिकारी हैं, बड़े विद्वान हैं वहां पर। सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना। जितना हम भाषा को सुनेंगे उतना ही उस भाषा पे हमारा कौशल का विकास होता है, और जितना हम बोलेंगे उतना ही ज्यादा भाषा में हम दक्ष होते हैं, अभिव्यक्ति और ज्यादा सार्थक होती है। अगर हम फिल्म देखें अंग्रेजी की, अगर हम स्पीच सुने अंग्रेजी के, अगर हम अपनी बैठकों में, जो हमारी बैठकें होती हैं, वहाँ पर चर्चाएं करें अंग्रेजी में, सुने अंग्रेजी, तो फिर हमें हिंदी की वो तकनीकी शब्दावली कठिन ही लगेगी, क्योंकि हम तो उन्हें कभी सुनते नहीं। बोलना, जितना अधिक बोलेंगे उतना ही शब्द हमसे, सुनने बोलने से शब्दों का हमारा सीधा परिचय होता है। बोलने के स्तर पे तो इसमें कोई दो राय ही नहीं है, उच्चतम स्तर पर अब वार्ता हिंदी में होती है। और आज जैसा आपने
हम सब ने देखा और बड़ा बहुत 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 आनंदकारी रहा ये। वो क्या, जब मैं अपनी चारों संस्थाओं को धन्यवाद भी देना चाहता हूँ और थोड़ा उनके बारे में आप सबने सुना। सभी ने अपने अपने भाषण में, संबोधन में पहले अपनी संस्था का काम क्या है, संस्था का उद्देश्य क्या है और फिर वो हिंदी में कैसे काम कर रहे हैं और कैसे हिंदी को आगे बढ़ा रहे हैं, इस पे सभी ने प्रकाश डाला। तो मैं समझता हूँ हमारे बीच जो चारों संस्थाएं हैं, चाहे वो ECIL हो, चाहे CWC हो, चाहे वो NSIL हो, चाहे वो NBCFCD, चाहे वो HUDCO, तो इनमें कुछ तो तकनीकी और इंजीनियरिंग से संबंधित है ना, और कुछ वित्त से संबंधित हैं, कुछ के दोनों काम हैं। किसी भी राष्ट्र के विकास में, किसी भी समाज के विकास में, किसी भी मानव के विकास में आज तकनीक और वित्त दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। और इतनी गहरी तकनीकी संस्थाएं, इतनी मतलब हायर टेक्नोलॉजी पे काम करने वाली संस्थाएं देश के विकास के साथ साथ हिंदी का भी विकास में जुड़ी हुई हैं। वित्तीय संस्थाएं राष्ट्र को वित्तीय दृष्टि से योगदान देते हुए उसके विकास के साथ साथ हिंदी के विकास में भी जुड़ी हुई हैं। ये बहुत सुखद स्थिति है और अब हिंदी को विकसित होने से और राष्ट्र को विकसित होने से कोई रोक नहीं सकता। अब देखेंगे कि मातृभाषां परित्यज्य यो अन्यो भाषाम उपासते यत्र यान्ति ते देशम सूर्यो न भासते। संस्कृत में किसी महान विद्वान ने यह श्लोक कहा, मातृभाषा को त्याग कर जो अन्य भाषा से, जब वो लिख रहे थे तो विदेशी भाषा की शरण में जाएगा, उसकी उपासना करेगा, ऐसे राष्ट्र में कभी सूरज नहीं चमकेगा। सूर्य प्रतीक है उन्नति का और ज्ञान का, और ज्ञान विज्ञान और तकनीकी के सिवाय अधूरा है, बिल्कुल ही। तो जो राष्ट्र विकसित हैं, आप देखेंगे पूरे भूमंडल पर जो भी राष्ट्र विकसित हैं उनकी अपनी भाषाएं हैं, चाहे रशिया हो, चीन हो, जापान हो, तुर्की हो, छोटे बड़े राष्ट्र हो, इटली हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, आयरलैंड हो, जो भी आप देखेंगे विकसित राष्ट्र है, उसकी अपनी भाषा है। अपनी भाषा में वो सोचता है, विमर्श करता है, विचार करता है, खोजता है, R&D करता है, लिखता पढ़ता है। यही सिद्धांत है शायद, और हम भी इस ओर बढ़ चुके हैं। कल का अखबार आपने सबने पढ़ा होगा, हम सब प्रबुद्ध लोग हैं, अखबारों से जुड़े रहते हैं, तो आपने एक आर्टिकल कहीं पढ़ा होगा, छोटी सी सूचना, जन सूचना के लिए था, कि जो हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में, उसके अलावा भी जो अनशेड्यूल्ड हमारी भाषाएं हैं, ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, दूसरे सामाजिक भाषाएं हैं लोगों की, उनके माध्यम से भी प्राथमिक शिक्षा, यानी 52 भाषाओं के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा हिंदी अब दी जाएगी। यानी अपनी भाषाओं का विकास, उसके माध्यम से अपने राष्ट्र का विकास। सर, भाषा और राष्ट्रीय विकास का सीधा संबंध है। यदि हमें भौतिक विकास तेजी से करना है, और भी तेजी से करना है, तो अपनी भाषाओं के माध्यम से सोचना होगा, विमर्श करना होगा, पढ़ना होगा, लिखना होगा। और सांस्कृतिक विकास के लिए तो अभी हमारे मंच से भाषणों में भी कहा गया कि संस्कृति का विकास, सांस्कृतिक गौरव को यदि हासिल करना है तो अपनी भाषा को हमको आगे बढ़ाना ही होगा। मैं अपनी बात को बहुत आगे ना बढ़ाते हुए, भोजन के और आपके बीच में मैं ही खड़ा हुआ हूँ अभी, है ना, तो मैं अक्सर कुछ शब्दों की बात करता हूँ, जरा इसकी गहराई में भी उतरते जाइएगा आने वाले 2 मिनट के अंदर। SSS, मुझे किसी ने कहा कि स की घात 3, स घन क्यूब 3। किसी भी भाषा में, किसी भी देश में आप पाएंगे तो ये जो 3 सा हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं।
समाज, शिक्षा और शासन। समाज में हिंदी है जनभाषा के रूप में। आज विभिन्न संस्थाओं के बीच हिंदी एक स्किल का काम कर रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैं अभी गया जम्मू कश्मीर, रियासी में था। कटरा से आगे बनिहाल तक जो ट्रेन अभी कभी भी पूरी तरह से चलना शुरू हो जाएगी, वहाँ पे अंजना रिवर पे एक केबल ब्रिज है रेलवे का जो बन रहा है, पहला केबल ब्रिज। वहाँ जो काम करने वाले लोग हैं, स्किल्ड अनस्किल्ड इंजीनियर्स, उनमें एक भी हिंदी भाषी मुझे नहीं मिले बातचीत के दौरान। कोंकण रेल के इंजीनियर्स थे, अधिकांश था कन्नड़। सिंगापुर की एक कंपनी उस पर काम कर रही है, उसके जो एग्जीक्यूटिव्स थे वहाँ पे वो थे तमिल। जो वहाँ पे स्किल अनस्किल लोग काम कर रहे हैं उस पर, टेक्नीशियन और लेबर, उसमें तमिल के, तेलुगु, उड़ीसा, बांग्ला, कुछ 2-4 उत्तर प्रदेश बिहार से और जम्मू कश्मीर से। मैंने उनसे पूछा कि जब इतना टेक्निकल काम आप कर रहे हैं तो बातचीत इंग्लिश में होती होगी शायद। तो कहते हैं नहीं सर, जो लिखा हुआ है उसको आप भूल जाइए यहाँ पर, लेकिन हम जितनी भी कमांड होती है, जो भी चर्चाएं होती हैं, जो भी एग्जीक्यूट करते हैं, ये सब लोग हिंदी में बात करते हैं। तो समाज में किसी भी आप क्षेत्र को देख लीजिए, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो मनोरंजन का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, अध्यात्म का क्षेत्र हो, हिंदी सबको जोड़े हुए है। और हिंदुस्तान के बाहर भी, विदेशों में जब आप जाएंगे, अनेक देशों का यह उदाहरण लिया गया, जो भी भारतीय डायस्पोरा है और विदेशी लोग भी हैं, वो भी अब काफ़ी हद तक हिंदी में बात करते हैं। हिंदुस्तान में हिंदी एक सेंस ऑफ वननेस की भाषा बन चुकी है और हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तानियों में सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की भाषा बन चुकी है। शिक्षा में जब जाते हैं तो वही मैं समझता हूँ मंच ने भी थोड़ी पीड़ा यहाँ जाहिर की, शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी को लाना अभी बाकी है। स्कूली स्तर पर 10वीं और 12वीं में बहुत हिंदी में लोग पढ़ते हैं। उच्च शिक्षा में, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो सामाजिक विज्ञान के विषय हों, चाहे वो वैज्ञानिक विषय हों, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, वहाँ अभी भी अंग्रेजी का बोलबाला है। हालांकि हिंदी की शुरुआत और हमारी भाषाओं की शुरुआत हो चुकी है, आगे बढ़ रहे हैं। और तीसरा शासन, शासन की भाषा यानी कि प्रशासन की भाषा, उसमें तो अब हिंदी बहुत आगे बढ़ चुकी है। फिर भी जहाँ जहाँ कुछ हमें अभी आगे बढ़ना है वो आप सब जानते हैं। तो ये SSSP हमारी नीति है, प्रशिक्षण, प्रयोग, प्रोत्साहन। प्रशिक्षण दें हिंदी में भाषा का और भाषा लिखने का, दे भी रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं सभी। हिंदी में नोटिंग लिख रहे हैं, ई ऑफिस में भी हिंदी में नोटिंग लिखी जा रही है, हिंदी में ड्राफ्ट बन रहे हैं, हिंदी में पत्र भी है, हिंदी में ईमेल भी है। पर कितना हिंदी में मौलिक रूप से है और कितना अनुवाद के माध्यम से है, उस ओर यहाँ अभी हमारे उच्चाधिकारियों ने इशारा भी किया। प्रोत्साहन, प्रेरणा के लिए तो सारे कार्यक्रम हैं, ये भी बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है। और 3 और का जिक्र करके अपनी बात को समाप्त करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। क्या? कंठ, कलम, कंप्यूटर, ट्रिपल का, कंठ से कलम तक, कलम से कंप्यूटर तक हिंदी का प्रयोग किया जाए। बोलने में तो अब हिंदी विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा बनी है, कंठ पर तो विराजमान है, सभी विषयों में नहीं है, उच्च तकनीकी सेमिनार्स में भी नहीं है, बहुत सारे वित्तीय प्रबंधन के जो सेमिनार्स होते हैं वहाँ पर भी उतना नहीं है, लेकिन है, बहुत हद तक है। लेकिन कलम तक आते आते कुछ हो जाता है। जो भाषा के दूसरे कौशल थे, चार में से 2 मैंने कहा, बोलना और सुनना, पढ़ना और लिखना, ये जो कार्यक्रम है इस तरफ चिंताओं को भी व्यक्त करते हैं। तो जो लोग अभी पढ़ने और लिखने से, यानी कि जैसे कहा कि भाई हुक्म क्या है, हुक्म किस भाषा में आ रहा है, अभी सर ने बहुत सहजतम, बहुत ही सरलतम शब्दों में
ब्रिगेडियर साहब ने अपनी चिंता भी व्यक्त की थी कि मंत्रालयों से तो चिट्ठियां, वो हुक्म है ना, वो नीतिगत दस्तावेज हैं, वो किस भाषा में आ रहे हैं, तो उन्हीं को उसी भाषा में लोग पढ़ रहे हैं फिर। यानी हमें अपनी अप्रोच में, दस्तावेजों में हिंदी प्रथम का संकल्प लेके चलना होगा ही। आज नहीं तो कल, तो क्यों ना आज। जिन लोगों को हिंदी, चाहे वो वित्तीय क्षेत्र में काम कर रहे हों, चाहे लेखा और लेखा परीक्षा के क्षेत्र में, चाहे तकनीकी के क्षेत्र में, चाहे प्रशासन के क्षेत्र में, जिन लोगों को हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है वो पहले अपना दस्तावेज हिंदी में बनाएं। तभी हिंदी पर जो इल्ज़ाम है आज, और जो बड़ा सच भी है कि हिंदी थोड़ी कठिन ना हो, जब मौलिक काम हिंदी में होगा तो हिंदी स्वतः सरल होती जाएगी, जैसे कंठ पर एक सरल भाषा के रूप में, सुबोध भाषा के रूप में विराजमान है। दस्तावेज में भी उसी सरल और सहज भाषा के रूप में तभी विराजमान होगी जब शिक्षा में माध्यम के रूप में जितनी अधिक आएगी और जितना अधिक दस्तावेज सबसे पहले हिंदी में बनेंगे। और तीसरा, कंप्यूटर। कंप्यूटर पे हमें हिंदी तो दिखती है, आज भी सॉफ्टवेयर्स की बात यहाँ की सर ने। कंप्यूटर पे सिर्फ यूनिकोड में हिंदी में टाइप करना नहीं है, बल्कि इंट्रानेट के सभी दस्तावेज हिंदी में उपलब्ध हों, वेबसाइट के सभी पोर्टल्स जो हैं वो हिंदी में उपलब्ध हों, और सभी सॉफ्टवेयर्स हिंदी में भी काम करें जैसा अंग्रेजी में ज़रूरत है। सीधा सा कानून है, या तो हिंदी में काम होना है या राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के तहत हिंदी के साथ कुछ दस्तावेज अंग्रेजी में भी लाने हैं। तो हिंदी प्रथम संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें। और सर ने बहुत अच्छी बात की, दुष्यंत कुमार जी के इस बात शेर को मैं अक्सर कोट भी करता हूँ, आज फिर करता हूँ। उसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। मूल काम हिंदी में होना चाहिए। और सरी के शब्दों को इन्हीं की और पंक्तियों में समाप्त करते हुए कि भाई थोड़ा परिवर्तन के साथ बोल रहा हूँ कि मेरे जिगर में, मेरे सीने में लगी है। सर ने मंत्रालयों के सीने में लगाने की कोशिश की थी। मेरे सीने में लगी है, तेरे सीने में भी जले, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद नराकास का, हुडको का, पूरे बेहतरीन समन्वय के लिए, और इन सभी 4-5 संस्थाओं का जिनका भी हमने नाम लिया, और आप सबका हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।